हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो एक रिलेशन आता है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म हो जाता है। यानी डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन एक ले लेते हैं, जनरल एक रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ले लीजिए आप, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन विच रेट इज डिटरमाइंड ओनली द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, एक ही कंसंट्रेशन टर्म चेंज होना है यहाँ। अगर इसका देखा जाए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस डी आर डी टी, और यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट। सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म लेना है, पावर कितना है, 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक ही कंसंट्रेशन टर्म का चेंज देखना है यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर ये इक्वेशन है तो इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसको रीअरेंज, पहले इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं, इसका रीअरेंज कर देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। सेम वेरिएबल को एक साथ लेकर रीअरेंज कर ले रहे हैं, और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। माइनस बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, इंटीग्रेशन के साइन से, और ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। ये कांस्टेंट जोड़ देते हैं, आई क्या है, आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए इसको हम लोग क्या करना है, अब इंटीग्रेट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए अगर इस फॉर्म में रहेगा इंटीग्रेशन तो क्या कर लेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ln का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस ई है, लॉग का बेस ई है यहाँ। अगर ln का मतलब लॉग का बेस ई है, और dx रहता है तो जानते ही आप dx का क्या हो जाए, x प्लस सी। तो आप यहाँ से इनको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको अलग कर देते हैं, बॉक्स में लिख लीजिएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ln r हो जाएगा, और के टी हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। देखिए आई की वैल्यू क्या होगा, कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आई का इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। टी इक्वल टू 0 पर ये कितना हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और टाइम टी पर ये आर है और ये पी है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है, पहले से ही जानते हैं आप। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लीजिए इक्वेशन 1 है इसको, तो यहाँ t इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, t इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो r के जगह क्या हो जाएगा, r के जगह हो जाएगा r नॉट। t इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो r की जगह r नॉट पुट कर दीजिए वैल्यू इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा, माइनस ln r नॉट के t की जगह 0 प्लस i। तो i की वैल्यू तो निकल गया, i इक्वल टू हो गया माइनस ln r नॉट। अब इस i की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन 1 में i की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। आप पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
तो ये हो जाएगा माइनस ln, इक्वेशन 1 में पुट करना है आई की वैल्यू, इक्वेशन 1 में ln r इक्वल टू हो जाएगा kt, और आई की जगह क्या है माइनस ln r0। ये हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ln r0 माइनस ln r इक्वल टू kt। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा के log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b, तो kt इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt इक्वल टू हो जाए ln r0 अपॉन r। इस तरह से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन k ln r0 अपॉन r। ध्यान देंगे यहाँ लॉग का बेस ये है, ln का मतलब लॉग का बेस ही है। अगर लॉग का बेस 10 में अगर चेंज करना चाहेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका बेस 10 हो जाएगा लॉग, अब बेस 10 हो जाएगा ln r0 अपॉन r, क्योंकि लॉग का बेस चेंज हो गया, अब 10 हो गया, बेस चेंज फार्मूला कर लिए हैं, जो वैल्यू आया था उसको पुट कर दिए हैं। तो ये फाइनल इक्वेशन होगा, क्योंकि जनरली जो प्रॉब्लम आएगा उसमें लॉग का वैल्यू दिया रहता है, यानी लॉग का बेस 10 के फॉर्म में दिया रहता है वैल्यू। तो आप लॉग के बेस के 10 में जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया इक्वेशन। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये ध्यान दीजिएगा आप, R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R क्या है, R इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन इस फॉर्म में दिया है, A to B जा रहा है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और यहाँ t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन A है, इसका 0 है, और टाइम t पर इसका x मोल कंज्यूम हो रहा है, तो A माइनस x हो जाएगा और x प्रोड्यूस हो जाएगा। तब इसके लिए अगर उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा रिलेशन, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग R0 की जगह क्या हो जाएगा, इनिशियल A है और A माइनस एक्स हो जाएगा। ये टाइम t पर कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। ये देखिए मोल भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये मोल दिया है तो रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये कंसंट्रेशन का टर्म क्या है मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम अगर सेम है, कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम है, एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर मोल बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, लीटर कट जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है, आप मोल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अगर ये मान लीजिए कि मोल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी t इक्वल टू 0 पर ये मोल है, इसका 0 मोल, और टाइम t पर इसका कितना हो जाएगा x मोल कंज्यूम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कितना, अगर इसका x मोल कंज्यूम होगा तो इसका x मोल प्रोड्यूस होगा, तो ये कितना बचेगा, अगर x मोल कंज्यूम हो गया तो ये माइनस x, ये प्रोड्यूस हो गया x। तो ये इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग ये भी इस ढंग से भी लिखा रहता है इक्वेशन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है। ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये माइनस एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। या आप ये भी मान सकते हैं, अगर मोल दिया है तो इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्टेंट, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स इज द मोल ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t। के जान ही रहे रेट कांस्टेंट है, t है टाइम। तो क्या फ़ायदा हुआ, इस तरह से हम लोगों को देखिए यहाँ रिएक्टेंट और ये टाइम, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम में एक रिलेशन आ जाता है। इस तरह से हम डिफरेंट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा उसको हम लोग इस इक्वेशन से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, एक तो ये इक्वेशन हो गया, आपको ये इक्वेशन हो गया। आप इसको भी नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे।
चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे इसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाए। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ln r0 अपॉन r इक्वल टू क्या है, kt है। ध्यान दीजिए यही सेम इक्वेशन हम लोग लिए हैं, ये इसी इक्वेशन को यहाँ हम लिख रहे हैं। और ln का मतलब क्या है, लॉग का बेस ई है। ध्यान दीजिएगा ln का मतलब होता है लॉग का बेस ई। सेम चीज़ यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं हम, kt। और एक लॉग की प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर लॉग 10 है बेस, x इक्वल टू पी है, तो x इक्वल टू हो जाता है 10 टू पावर p। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, r0 अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू पावर kt। e टू पावर kt हमको r की वैल्यू फाइंड करना है। r अगर इधर जाएगा तो e टू पावर kt इधर आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0 e टू पावर माइनस kt, r0 e टू पावर माइनस kt। इस तरह से क्या निकल गया, टाइम t पर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। टाइम t पर ये क्या है, टाइम t पर रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन है। टाइम t पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो ये आपको ये भी इक्वेशन मिल गया ln के फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में है, बेस 10 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और कोई कहेगा कि टाइम t पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना प्रोडक्ट क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। जितना, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि R का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही P का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं टाइम t पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है, R0, टाइम t पर कितना है, R है, तो कितना कंज्यूम हो जाएगा, R0 माइनस R, R0 माइनस R। तो R0 की वैल्यू, R0 लिख देते हैं। R की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं टाइम t पर, ये है R0 और e टू पावर kt, e टू पावर माइनस kt। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, R0 तो कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपको 1 माइनस e टू पावर kt। इस तरह से निकल चुका है आपको टाइम t पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, R0 1 माइनस e टू पावर kt हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर टाइम t पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपसे पूछा जाए तो अब वहाँ आसानी से आप बता लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ये डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो हम लोग देखेंगे प्लॉट ऑफ ln R0 अपॉन R वर्सेस टाइम, इसका प्लॉट देखेंगे। फिर आगे चल के लॉग का देखेंगे। एक एक करके हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको तो क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए आप
इसको साइड में ले लेते हैं ताकि इक्वेशन भी लेकर हम लोग समझते रहेंगे। इधर ले लेते हैं ln R0 अपॉन R, और इधर टाइम ले लेते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को। तो देखिए इक्वेशन क्या आया था, t इक्वल टू आया था 1/k इंटू ln R0 अपॉन R। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन से ये क्या है, अगर इसको अरेंज करते हैं तो के टी इक्वल टू ln R0 अपॉन R, यानी ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसको इस ढंग से सेट कर लेते हैं, यानी ln R0 अपॉन R के टी है, लाइन से कंपेयर कर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो 0 है यहाँ, तो इसका मतलब लाइन कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से। देखिए c लिख भी देते हैं तो c इक्वल टू क्या है 0 है, और m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू k है, क्योंकि इस एक्सिस पर टाइम है और इस एक्सिस पर क्या है ln R0 अपॉन R। तो इस तरह से लाइन का स्लोप मालूम हो गया है, k है, रेट कांस्टेंट थी, लाइन का स्लोप हो गया। लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप है रेट कांस्टेंट, इंटरसेप्ट 0 है। तो लाइन कहाँ से पास करेगा, लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से पास करिए, इसका स्लोप भी मालूम है हम लोगों को। इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू k है, और ये ओरिजिन से पास करेगा लाइन। तो इस तरह से इस लाइन का स्लोप निकल गया, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप प्लॉट कर लीजिए। इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। हम लोग अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, लॉग का देखते हैं। लॉग बेस 10 है यहाँ। अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है तो समझिए बेस 10 है, और वर्सेस टाइम। ये ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट होगा ये भी सिंपल है, जैसे ये प्लॉट किए हैं उसी तरह सिंपल है ये ग्राफ। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो क्या इक्वेशन है, पहले ग्राफ देख लेते हैं, लाइन खींचकर उसके बाद लॉग किसका R0 वर्सेस ए अपॉन R वर्सेस टाइम है। ध्यान दीजिए यहाँ बेस कुछ नहीं, मतलब बेस 10 है। क्या इक्वेशन था आपको, t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग R0 अपॉन R। के टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यानी लॉग इधर लिख लेते हैं, लॉग R0 अपॉन R इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इसको लाइन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए लाइन से कंपेयर करिए, इंटरसेप्ट क्या है इस लाइन का 0 है, यानी ये लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ये तो y एक्सिस पर हो जाएगा, x के जगह t है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, c इक्वल टू तो 0 हो गया, m इक्वल टू हो गया यहाँ k अपॉन 2.303। यानी रेट कांस्टेंट को कितना से डिवाइड करेंगे तो स्लोप निकल जाएगा 2.303। यानी पिछले केस के रिस्पेक्ट में यहाँ स्लोप घट गया है, तो स्लोप घट गया है थोड़ा सा, ऐसे एक रिलेटिव हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, देखिए थीटा लेस देन 90 डिग्री है। पिछले केस में भी क्या था, स्लोप पॉजिटिव था, थीटा वहाँ भी लेस देन 90 डिग्री। यहाँ एम की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303 से थीटा की वैल्यू निकल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो एंगल भी हम लोग निकाल लेंगे, अगर थीटा फाइंड करना होगा हम लोगों को तो वहाँ से निकाल लेंगे एंगल, थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से ये भी ग्राफ आप लोग प्लॉट कर लें, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। आगे हम लोग देखेंगे प्लॉट ऑफ
ln r वर्सेस टाइम। आप खुद ही से प्लॉट करें, इसको खुद से करें, कुछ टाइम दें, इसको प्लॉट करें, कोशिश करें पहले कि प्लॉट कैसे किया जाए इसको। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या है इक्वेशन। पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इधर ln r है, इधर क्या है, टाइम है। इक्वेशन क्या है हम लोगों का, ln के फॉर्म में t इक्वल टू 1/k इंटू ln r0 अपॉन r है। ये इक्वेशन है। क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन r इक्वल टू kt। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग a अपॉन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग a अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b। तो ये हो जाएगा ln r0 माइनस ln r इक्वल टू kt। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर दिए हैं, तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया है। अब इसको कंपेयर करना है तो ln के फॉर्म में पहले इक्वेशन को लिख देते हैं। ln k इक्वल टू यानी ln r इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर जाएगा इधर, तो ln r0 माइनस kt। आप कंपेयर करिए लाइन की इक्वेशन से, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस एम एक्स। तो c की वैल्यू तो निकल गया है, हाँ, c इक्वल टू हो गया ln r0 और m की वैल्यू कितना हो गया, माइनस की, यानी स्लोप यहाँ निगेटिव है। यहाँ स्लोप निगेटिव आ गया है इस लाइन का, तो हमको एक तो लीनियर रिलेशन है ln r और टाइम के बीच में, और साथ ही साथ देखना है कि स्लोप निगेटिव है। और जब c की वैल्यू कितना है, ln r0 है, c की वैल्यू ln r0 है, इंटरसेप्ट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ln r0। यहाँ ले लेते हैं ln r0, ये मैक्सिमम वैल्यू है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका अगर ले लेंगे तो मैक्सिमम होगा, और ये घट रहा है क्योंकि स्लोप निगेटिव है। ध्यान दीजिए यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है क्योंकि स्लोप निगेटिव है। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप m इक्वल टू कितना है, माइनस के, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इस बार थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा क्योंकि लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप निगेटिव है, लाइन का स्लोप निगेटिव है। तो आप वीडियो पॉज करें या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं लॉग का स्लोप चेंज होगा, सिर्फ लॉग ले लेंगे। अगर यहाँ अगर लॉग ले लेते हैं, लॉग का मतलब लॉग का बेस 10 है r वर्सेस टाइम, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे इधर लॉग बेस 10 है, यहाँ r0 अपॉन r क्या इक्वेशन है, लॉग के फॉर्म में जहाँ बेस 10 है, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग r0 अपॉन r, यहाँ लॉग का बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा लॉग, अब बार बार 10 नहीं लिखेंगे, लॉग का बेस कुछ नहीं है, समझिए यहाँ 10 है बेस, की टी अपॉन 2.303। कंपेयर करिए लाइन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 है, यानी ये लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, c इक्वल टू, एक मिनट ये तो लॉग के फॉर्म में है। यहाँ जो प्लॉट है ये लॉग r का है, लॉग r का, ये तो हम लोग देखना है। तो इसको लॉग a अपॉन b इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आपको बता चुके हैं log a अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा log r0 माइनस log r kt अपॉन 2.303। यहाँ बेस 10 है log का, तो ये हो जाएगा log r इक्वल टू, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा log r0 माइनस kt अपॉन 2.303। लाइन से कंपेयर कर लेते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c है इधर c प्लस एम एक्स, तो c तो इंटरसेप्ट है यहाँ, c इक्वल टू हो जाएगा log, यहाँ बेस 10 है, log का बेस कुछ नहीं मतलब 10 समझिएगा। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा ये t, x की जगह t है, x की जगह क्या है t है, टाइम, इस एक्सिस पर x की जगह t को लिया गया है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k अपॉन 2.303। तो इस तरह से ये स्लोप निकल गया इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप हो गया m इक्वल टू हो गया माइनस k अपॉन 2.303। इस बार थीटा चेंज होगा पिछले के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप ना वीडियो पॉज कर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, एक ही ढंग से चल रहा है सब ग्राफ का प्लॉटिंग, बहुत ऐसा नहीं है टफ है कि इसको करने में आपको दिक्कत होगा। तो आप आसानी से इस टाइप का अगर ग्राफ आता है तो कर लेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देख ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल का प्लॉटिंग। प्लॉट आप देख ले रहे हैं आर का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का वर्सेस टाइम। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, आपको मालूम होगा आया था रिलेशन, आर इक्वल टू आर नॉट ई टू पावर माइनस के टी। आर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, आर नॉट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0। कि मालूम है रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, यहाँ उसी टाइम पर ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ अगर एक्सपोनेंशियली देखा जाएगा क्या रिलेशन होगा आर का टी के साथ, तो ये एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। तो इसको अगर प्लॉट करना है तो कैसा होगा, अगर इधर आर लेना है हमको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इधर क्या लेना है टाइम लेना है। आप ध्यान देकर आपको इसको आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है आर नॉट ई टू पावर माइनस के टी। कुछ लिमिटिंग कंडीशन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर टी इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ़ टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ई टू पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट, आर इक्वल टू आर नॉट। तो यानी ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, आर इक्वल ये आर नॉट ले लेते हैं इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है, ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिए थे, तो ये टाइम के साथ क्या होता है कंज्यूम होता है, ये टाइम के साथ प्रोड्यूस होता है। क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर तो आर नॉट है और ये 0 है, टाइम कोई टी ले लेते हैं तो ये आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। यहाँ जो आर नॉट है वो ग्रेटर देन है आर, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है यहाँ, अब प्रोडक्ट क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। तो इस तरह से ये हो गया, एक टी है। तो एक तो कंडीशन निकल गया, टी इक्वल टू 0 होगा तो आर इक्वल टू आर नॉट, ये घटेगा वैल्यू, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो इधर बढ़ेंगे, और ये ग्राफ क्या होगा घटेगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा वैल्यू, ये ऐसे डिक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं इधर क्या सिचुएशन है, इफ़ टी टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी इसलिए रहे हैं कि 10 इक्वल टू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए
टाइम इन्फिनिटी क्या है, टेंस कर रहा है, टाइम टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए अगर टेंस टू इन्फिनिटी है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आर नॉट ई टू पावर माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस के, और ये टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू पूरा निगेटिव हो जाएगा, ये आर नॉट ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर नॉट ई टू पावर इन्फिनिटी, और ये क्या करेगा, टेंस टू इन्फिनिटी, आर नॉट इन्फिनिटी को टेंस करेगा, ये वैल्यू क्या करेगा, टेंस टू जीरो। तो अगर टाइम इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो, कभी टच नहीं करेगा, ये टेंस करेगा, जब टाइम इन्फिनिटी को करेगा तो टेंस टू जीरो हो जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा, यहाँ कहीं कट नहीं करेगा, यानी रिएक्टेंट को अगर देखा जाए थ्योरेटिकली ख़त्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इफ़ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर देन रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन रिएक्टेंट टेकिंग इनफाइनाइट टाइम टू कंज्यूम, तो रिएक्टेंट को ख़त्म होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा कंज्यूम होने में। तो ये तो रिएक्टेंट का है ग्राफ। अगर प्रोडक्ट का देखा जाए सेम क्या रिएक्शन है, अभी दिखाए थे आपको, आया था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P इक्वल टू आया था आर नॉट, ये था 1 माइनस ई टू पावर के टी, ई टू पावर माइनस के टी, ये आर नॉट है। तो टाइम के साथ देख रहे हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ई टू पावर माइनस के टी का वैल्यू घट रहा है, तो 1 में से वैल्यू कम घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो अगर प्रोडक्ट का आपको प्लॉट करना होगा कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, तो कैसा होगा, अगर आप आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं उसको, क्योंकि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर प्रोडक्ट का प्लॉट करना है कंसंट्रेशन का ग्राफ, यहाँ P ले रहे हैं, टाइम के साथ क्या होगा रिलेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का, तो जैसे रिएक्टेंट घट रहा था प्रोडक्ट उसी तरह बढ़ेगा। देखिए यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना घटने का रेट है वहीं क्या है प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट। तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा, जैसे रिएक्टेंट घट रहा था तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो आप देखे थे कि रिएक्टेंट जैसे घट रहा था वैसे ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ये बढ़ जाएगा, कुछ देर के बाद टेंस टू जीरो हो जाएगा, यानी टेंस टू जीरो का कांस्टेंट हो जाए, बहुत चेंज कम होगा, वेरिएशन। अगर दोनों प्लॉट को एक ही पर दिखा देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, इधर कंसंट्रेशन ले रहे हैं सिंपल, इधर टाइम ले रहे हैं, तो देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ये रिएक्टेंट का है कंसंट्रेशन, और इधर किसका कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। तो इनिशियल तो रेट फास्ट है इसका कंज्यूम होने का, उसी तरह इनिशियली इसका रेट क्या है, इनिशियली रेट क्या है कंज्यूम होने का, फास्ट है, बहुत तेज़ी से घट रहा है, उसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बाद में चल के लगभग स्लो हो जा रहा है रिएक्शन का रेट, यानी कंसंट्रेशन जैसे रिएक्टेंट का बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, उसी तरह प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो ये अगर ऐसा ग्राफ आप कहीं भी देखते हैं तो समझिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इस तरह का ग्राफ कहीं भी आप देखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बताए थे हाफ लाइफ के बारे में, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ। यानी जितने समय अंतराल के बाद, जितने टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। अगर रिएक्शन हो रहा था क्या था, रिएक्टेंट, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में। t=0 पर इसका कंसंट्रेशन क्या लिए थे, R0, आई 0 है। और टाइम अगर हाफ लाइफ ले रहे हैं, टी हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं ये टी हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, R0/2। इसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जितना कंज्यूम होगा उतना ही प्रोड्यूस होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, R0/2। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन था कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, वो क्या था रिलेशन, तो मालूम होगा, T=2.303/K log R0/R। ध्यान दीजिए यहाँ बेस 10 है। तो अगर इसको हमको हाफ लाइफ निकालना होगा, उस समय क्या होगा कंसंट्रेशन, अगर T=T हाफ ले लेते हैं, टाइम क्या है टी हाफ, तो R= क्या हो जाएगा, R= हो जाएगा R0/2। तो इस तरह से अगर इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो टी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, टी हाफ हो जाएगा 2.303/K log R0 की जगह क्या लेंगे, सॉरी R0 तो है ही, उसमें कोई तो चेंज नहीं हो रहा है, और R की जगह क्या लेंगे, R0/2। R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303/K log 2। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303/K log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। इस तरह से टी हाफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आता है वैल्यू 1K। तो इस तरह से निकल गया हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकल गया। बताए हैं आप लोगों को हाफ लाइफ क्या आता है, जितने इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर reaction does not depend on the initial concentration of reactant. half life of the first order reaction does not depend on the initial concentration of reactant, initial concentration, यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी कंसंट्रेशन हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टेंट का जो भी है कंसंट्रेशन, उससे कोई मतलब नहीं है, सेम इंटरवल में सेम अमाउंट कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट सेम इंटरवल में सेम अमाउंट कंज्यूम होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख लिए कि हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाता है, रिएक्टेंट हाफ हो जाता है, इसमें कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि जो रिएक्टेंट होता है
उसका जो हाफ होने में जो टाइम लगता है, जो टाइम इंटरवल होता है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी सेम इंटरवल में सेम अमाउंट कंज्यूम होगा रिएक्टेंट का। इसमें कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके आप। इसमें कुछ हम लोग देख कंसंट्रेशन का कुछ कैसे चेंज हो रहा है हाफ लाइफ के बाद, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम कहें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल क्या है, आर नॉट है, आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन। वन हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, वन हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन टू। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, फिर ये आर नॉट अपॉन टू हो जाएगा। यहाँ लिख देना है स्पेस। इनिशियल आर नॉट है, आफ्टर वन हाफ लाइफ इट बिकम्स आर नॉट अपॉन टू, और आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ फिर उतना ही कंज्यूम होगा, तो कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन फोर जो है उसका आधा, फिर टी हाफ, ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन 8। इसी तरह नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 16। एक लाइफ के बाद हाफ हो जाए, फिर नेक्स्ट जितना है कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा, तो आर नॉट अपॉन 4 बचेगा। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, फिर आर नॉट अपॉन 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा आर नॉट अपॉन 16। तो अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एनथ हाफ लाइफ, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ, ये हो जाएगा। देखिए ये 1 2 3, 1 लिए तो 2 टू पावर 1, 2 लिए तो 2 टू पावर 2, 3 लिए तो ये 1 के बाद 2 के बाद ये 3 के बाद ये 4 के बाद कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 टू पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्थ हाफ लाइफ के देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद कितना बच जा रहा, आर नॉट अपॉन 16। तो यहाँ 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 16। तो कितना कंज्यूम हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड आफ्टर nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ्स, ये हो जाएगा। इनिशियल कितना था, आर नॉट, और उसमें कितना बच गया है, आर नॉट अपॉन 2 टू पावर n। तो इतना बचा है, इतना इनिशियल था, तो जो कंज्यूम हुआ कितना हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 टू पावर n। इसको आर नॉट को कॉमन ले लेंगे हम लोग, आर नॉट 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू पावर n। तो कितना अमाउंट बचा है, कंसंट्रेशन कितना बचा है उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग nth हाफ लाइफ के बाद। तो आप कितना बचा है, मान लीजिए फर्स्ट हाफ लाइफ है, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये हाफ आ जाएगा पूरा, तो आर नॉट अपॉन 2। अगर n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 अपॉन 4 हो जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 3 आर नॉट अपॉन 4। तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड आफ्टर एन हाफ लाइफ। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, आर नॉट है, इतना बच गया है, इतना रिमेनिंग है। तो इनिशियल में से रिमेनिंग अगर घटा देंगे, यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और उसमें जो शेष बचा हुआ है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर एनथ हाफ लाइफ,
क्या बचा हुआ है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth लाइफ हाफ लाइफ, या ये भी पूछ सकता है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम आफ्टर nth हाफ लाइफ। nth का मतलब कोई वैल्यू दिया रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे फोर्थ हाफ लाइफ सिक्स हाफ लाइफ कुछ भी दिया रहेगा। अगर आपको हाफ लाइफ निकालना है तो कैसे हाफ लाइफ निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा टोटल टाइम अपॉन टी हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ 2 मिनट है, हाफ लाइफ कितना है 2 मिनट। एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 2 मिनट है, कह रहा है 16 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, या ये भी पूछ सकता है कितना कंज्यूम हो जाएगा। तो आप उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, टोटल टाइम कितना है, टी इक्वल टू दिया है 16 मिनट, तो 16 अपॉन क्या करेंगे 2 कर देंगे 8, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल जाएगा। तो एन की वैल्यू तो 8 आ गया, एन की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये कितना, यहाँ 8 रख देंगे तो इससे पता चल जाएगा कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ है। और अगर पूछ रहा है कितना कंज्यूम हो गया है तो इस फार्मूले में रख दीजिए। इस तरह से आपको टाइम इंटरवल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना कंज्यूम हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ये सिंपल फॉर्म में कटेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जा रहा है वैल्यू तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस इक्वेशन हम नोट करवाए हैं आपको हाफ लाइफ का, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशन था, उसके हेल्प से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल फ्रैक्शन है या जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ फ्रैक्शन आ जा रहा है, उस सिचुएशन में आप उस फार्मूले का हेल्प लेंगे तो बेहतर है, वहाँ से आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज भी होगा लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा। अगर प्लॉटिंग देखना होगा हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ तो टी हाफ, यहाँ टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इधर ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखें तो इक्वेशन क्या आया था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो ये कंसंट्रेशन अगर वैरी भी करेगा तो टी हाफ लाइफ वैरी नहीं करेगा, ये मान लीजिए यहाँ वैल्यू है, ये क्या है 0.693 अपॉन के का वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन चेंज भी होगा लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से कांस्टेंट होगा, इस एक्सिस के पैरेलल होगा। जो हम लोग का वैल्यू मिलेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सिस के पैरेलल होगा, और वो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का अगर वैरी भी करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन के साथ। तो इस तरह से प्लॉट हो गया। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Some examples of first order reaction. First order reaction.
देखिए बताए थे परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो क्या बनता है आपको, ये बनेगा H2O प्लस हाफ O2 बनेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उसका पावर क्या होगा, ये H2O2 है, यहाँ पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं, ये तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट का भी देख सकते हैं। अमोनियम नाइट्राइट है, ये टूटेगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 मोल, इस तरह से बैलेंस हो जा रहा है। तो यहाँ अगर ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, के, यहाँ अमोनियम नाइट्राइट और पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डीके होता है वो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उसको भी वहाँ भी हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके हो रहा है, उस सिचुएशन में भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके जो होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वहाँ भी अप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इस तरह से ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से देखेंगे, साथ ही साथ हाफ लाइफ से भी देखेंगे। इस तरह से आज वीडियो यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।